हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, यूपीएससी का जो महायुद्ध होता है यानी कि मुख्य परीक्षा, वो बहुत नजदीक है और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो भविष्य में इस मुख्य परीक्षा को देंगे, यानी कि 2026-27 में, है ना। 25 में तो 22 तारीख से शुरू है, 22, 23, 24 और 30-31। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अगले साल मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो अभी दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, ऑल द 5 days। इनफैक्ट जो चीज मैं आज बात करने आया हूं वो ये कि यूं तो GS 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल की बहुत बात होती है, मतलब 99% वीडियोस आपको इनके स्ट्रेटजी पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट 99.99% इनके ही स्ट्रेटजी पे मिल जाएंगे। पर मुख्य परीक्षा में जो महायुद्ध है, जो शुरुआती सबसे बड़ा गेट है जिसको बिना क्रॉस किए कोई भी आगे नहीं जा सकता, वो तो क्वालिफाइंग वाला है। 300 नंबर के 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक तो इंग्लिश का होता है, दूसरा जो शेड्यूल 8 यानी कि अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को लेके देना होता है ना। तो ये जो शेड्यूल 8 वाला है यानी कि जो पहला क्वालिफाइंग होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। चूंकि इस वीडियो को आप हिंदी माध्यम में देख रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदी समझ रहे होंगे, और अगर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो 99.9% चांस है कि वो जो पहला पेपर है वो आप हिंदी ही आपने वहां पे चुना होगा। जो अनिवार्य कंपलसरी पेपर है उसमें आपने हिंदी चुना होगा। दूसरा आपकी अंग्रेजी है। कुछ कुछ चीजें आपको पैरेलली समझ में आती जाएंगी। डेडिकेटेडली ये उसी हिंदी कंपलसरी के लिए वीडियो है ना। विस्तार से बात करेंगे कि क्या टारगेट हो, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है 25%, आपको नंबर लाने रहते हैं। 25% कितना हुआ? 300 का 75 नंबर आपको क्रॉस करना है। बेस्ट स्ट्रेटजी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पेपर बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो देख लिया जाए, अगर हम बात करें तो ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसे भी स्टेट है, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, बेसिकली मैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह की बात कर रहा था, जहां पे ये आपको ऑप्शनल, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसमें एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इवन महाराष्ट्र या कर्नाटका या जो छत्तीसगढ़ या झारखंड का बेल्ट आता है, राजस्थान, गुजरात या इवन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है किसी भी भाषा की अपेक्षा, तो ये बेसिकली उनके लिए है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए तो लगभग 65% उम्मीदवार जो है वो हिंदी भाषा को चुनते हैं। यानी कि जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 300 नंबर के, उनमें से 65%, ये तो सबको ही देना रहता है, ये तो 100% कंपलसरी है, 65% इसको देते हैं। और हमारा जो डिस्कशन है आज का इस पे ही फोकस्ड है, इस पे ही बेस्ड है, इस पे ही हम पूरी बात करेंगे, पूरे डिस्कशन को करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं दोनों से। ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे तो भी आप टेलीग्राम से, और इट्स विकास लाइव मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे बात होगी, मुलाकात होगी, है ना। वरना अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए बात करें अंक, प्रश्न, समय और लक्ष्य, ठीक है, इन सब पे बात करें तो ये जो पेपर होता है हिंदी क्वालिफाइंग जो कंपलसरी वाला है, ये होता है 300 नंबर का, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होता है। 300 नंबर के पेपर 6 प्रश्नों में विभाजित होता है। तो कुल प्रश्न कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिनमें से जो छठा प्रश्न होता है उसमें 4 पार्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो 6 प्रश्न है और जो छठा प्रश्न है उसके 4, अभी दिखा दूंगा आपको, पिछले साल के पेपर को लेके दिखा दूंगा आपको, है ना। समय की बात की जाए तो समय आपके पास कितना होता है? जैसे सब में होता है, 3 घंटे का समय होता है आपके पास में, ठीक है। लक्ष्य कितना है ये इंपॉर्टेंट है, आपको 25%, ठीक है, यानी कि 75+ नंबर लाने हैं, 75+ नंबर लाने हैं, 25% आपको नंबर लाने हैं, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन 25% लक्ष्य लेके जाएंगे तो फिर तो आएगा 5-10%। आपको टारगेट तो 100% को करना पड़ेगा। अगर 100% नहीं तो बेस्ट पॉसिबल परसेंटेज क्या है जिसको टारगेट करना है? ये कहावत है ना कि एम फॉर द स्काई, इवन इफ यू लूज यू विल बी अमंग द स्टार्स। जो अपना लक्ष्य है वो बहुत बड़ा बनाना चाहिए, ताकि अगर और डेडिकेटेड है तो थोड़ा भी मिस होंगे तो भी आपको इतना जरूर मिल जाएगा कि जिंदगी निभा हो जाएगी। यहां पे भी उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। तो प्रारूप क्या होता है?
देखिए पहला जो आपका प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 1, उसमें हिंदी निबंध लिखना होता है, ठीक है, एक निबंध लिखना होता है, 100 नंबर का होता है। दूसरा जिसमें अपठित गद्य अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, 60 नंबर का होता है। जो दूसरा होता है, ये पहला ये दूसरा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 5 क्वेश्चन होते हैं 12-12 नंबर के, एक जो है अनसीन पैसेज होता है उसमें से आंसर देना होता है, वो होता है इसमें, है ना। उसके बाद अगला होता है सारांश लेखन यानी कि प्रेसी राइटिंग, 60 नंबर का ये होता है। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, एक आपको प्रॉपर एक टेक्स्ट दिया होगा, उसको 1/3 में लिखा होता है और उसके लिए प्रॉपर ब्रैकेट बने रहते हैं। आप वो कॉपी देखेंगे ना तो उसमें प्रॉपर हर ब्रैकेट में शब्द लिखना होता है। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इस पे मैं आऊंगा, इस पे मैं बात करूंगा जब करूंगा, ठीक है। अभी पेपर दिखाते हुए आपकी बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो देखिए प्रश्न पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा होता है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का जो 20 नंबर का होता है। जो पांचवा होता है वो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का होता है जो 20 नंबर का होता है। जो छठा प्रश्न होता है उसमें बहुत सारे जैसे मुहावरे होते हैं, वाक्य शुद्धि होती है, पर्यायवाची होती है, अंतर स्पष्ट करना या विलोम शब्दों की बात होती है। ये लास्ट प्रश्न है। ये बहुत देखने में, जैसे जिनका हिंदी साहित्य, जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, उनके लिए तो बाएं हाथ की कानी उंगली का खेल है, कुछ इतना आसान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से नीडी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लिटरेचर नहीं है या जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम के हैं और शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसलिए आज इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से, बहुत लंबा भी नहीं रखूंगा कि खिंच जाए, बस समझ लेना यार, जिस समझ लेना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इतना बता दूं कि कम से कम इस वीडियो को, इसके पहले मैं कई और जगह पे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, सक्सेस रेट 100% रहा है। तो बस एक रिक्वेस्ट की पूरा देख लेना, है ना। चल, प्रश्न 1 मैं इसको डिस्कस करते हुए चलूंगा कि किस प्रकार का आता है, फिर अंत में स्ट्रेटेजी, जो द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी है, हम उस पर आ जाएंगे, है ना। चलो, तो पहली बात क्या है, प्रश्न 1 है किसी एक विषय पे 600 शब्दों में निबंध लिखना है। अब अगर आप हिंदी माध्यम के, तो आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल ऐसे ही है। आप शानदार 1200 शब्दों के निबंधों के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये तो 600 शब्द का निबंध है, आसानी से आप, और है भी कितने नंबर का, 100 नंबर का। इसका मतलब कि अगर आप अर्जुन हैं और आपने चिड़िया की आंख को पहचान लिया है, तो शायद बुल्सआई आप यहीं पे हिट कर दें, है ना। आप यहीं पे 75 नंबर के नंबर को क्रॉस कर ले, लेकिन इसको लेके कभी नहीं चलना है। इस भूल में, इस मिथ्या में, मिथ्या चेतना में कभी नहीं रहना है। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। 100 नंबर का है, मान के चलो, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बच्चे कई बार हल्के में जो ले जाते हैं ना, हल्के वाले बह जाते हैं। वो बहुत सारे वीडियो नहीं आते बाढ़ में कि लोगों को लगता है कि बाइक निकाल ही ले जाएंगे, पर वो पानी के साथ बह जाते हैं। बहना नहीं है गुरु, टिकना है और फाइनल लिस्ट में नंबर लाना है, ठीक। तो देखिए 4 इसी 2024 का पेपर है कि इसमें 4 टॉपिक थे। लोकतंत्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में पेयजल संकट आसन्न है, जनजाति संस्कृति संरक्षण का प्रयास में संभावनाएं, थोथा चना बाजेगा ना, है ना। अब थोथा चना बाजेगा ना, तो क्या कहा, ट्रंप की बात कर रहे हैं, नहीं ये सब बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, पाकिस्तान की बात करो ये भी नहीं करनी। चलो, तो किसी भी एक टॉपिक को जो आपको लगे कि जैसे ये देखिए लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता, ये बहुत ही क्लीशे टॉपिक भी है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसपे लिखना आपके लिए बहुत आसान है। एक टॉपिक तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा जिसपे आप अभूतपूर्व शानदार लिख सकते हैं। उस टॉपिक को चुनिए, समय आपके पास इनफ रहेगा, आराम से पॉइंट कर लीजिए कि कैसे लिखना है। और अगर आपने वास्तविकता में निबंध की प्रैक्टिस की है, जैसे हिंदी लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इतने टॉपिक्स आ जाते हैं कि निबंध की प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन अगर आप अलग, आपका ऑप्शनल कोई और है और आप हिंदी माध्यम के हैं और निबंध की प्रैक्टिस की है, तो गोल्ड माइन है आपके लिए। लिख डालिए 600 नंबर, ऐसा लिखिए कि फिर शहीद हो जाए वहां पे एग्जाम में पढ़ते हो कि क्या कॉपी मिली यार, क्या कॉपी मिली है। वो यहीं पर रिकमेंड कर दे कि बाकी जीएस के कॉपीज में भी आपको नंबर मिल जाए। खैर, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा है अपठित गद्यांश, जो होता है, जो नहीं बहुत पेपर में आता है, आप तो स्टेट वगैरह में या बहुत पेपरों में देखे होंगे आपकी, एक पैराग्राफ रहता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर लिखने होते हैं। अब क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पार्ट होता है जो शायद सबसे इजी इसमें आपको लगे, शायद सबसे इजी लगे, क्योंकि अल्टीमेटली 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल पता है। तो इसको देखिए, पढ़िए और लिखिए। ये कितने नंबर का है, ये 60 नंबर का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन होते हैं 12-12 नंबर के, तो 60 नंबर का। तो प्रायोरिटी में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। जो प्रश्न पत्र 3 है, ये क्या है, अनुच्छेद का सारांश लिखना है। एक टर्म आता है ना, प्रेसी राइटिंग, सारांश संक्षेपण जिसे कहते हैं, ठीक है। 60 नंबर का ये है। अब इसमें जितने भी शब्द हैं, ये जो पूरा लिखा रहता है, ये लगभग 600 के आसपास का रहता है। इसको 1/3 में लिखना रहता है, यानी कि 200 शब्दों के अराउंड लिखना रहता है। और जो सबसे बड़ी बात, जो हैक है, वो क्या है कि आपको बाकायदा स्पेस दिया होगा, है ना, पूरा स्पेस के साथ भरना होता है। और ऐसा ही अगर आप ध्यान करें तो जो
CAPF का मुख्य परीक्षा होता था, पहले तो होता था उसमें, अभी का नहीं पता। तो 2009-10 के आसपास में CAPF की मुख्य परीक्षा में भी इस प्रकार के स्पेस दिए रहते थे, ठीक है, जिसमें निबंध उसी में लिखना रहता था। प्रीलिम्स में या मुख्य में मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा हूं, तो उसमें स्पेस, प्रेसी राइटिंग में स्पेस दिया रहेगा। मतलब आप जैसे ये 600 वर्ड का है, ठीक है, 600 वर्ड का है और आपको 200 शब्दों में लिखना है, स्पेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब ये हो सकता है 400 शब्दों का स्पेस रहे, 400 खाने रहे इस प्रकार से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखना है 200 है, 5-10 ऊपर नीचे चलेगा, 10-15 ऊपर नीचे चलेगा, 20-30 या 40-50 ऊपर नीचे नहीं चलेगा। तो आप 190 से लेके 210 तक लिखने का प्रयास करें। वो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए शॉर्ट में, जैसे बता दे, अभी मैं जब इसमें आऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इससे बता दूंगा, इसमें आऊंगा। चौथा है जहां पे आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है हिंदी से, ये 20 नंबर का है। उसका अगला जो है वहां पे हिंदी में अनुवाद करना है अंग्रेजी से, ये 20 नंबर का है, ठीक। जो अंतिम है ये प्रॉपर, ये पूरा देखा जाए तो ये 10-10 नंबर के 4 पार्ट है, टोटल 40 नंबर के हैं। पहले में मुहावरों का अर्थ बताना है, कागजी घोड़े दौड़ना, अपना लो सीधा करना, सबका बताना है, लकीर का फकीर, चेहरे की हवाइयां, गेहूं के साथ घुन पसना, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वाक्यों को शुद्ध करना है, ये थोड़े से टफ हो जाते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हिंदी लिटरेचर के हैं वो तो यार पूरा फोड़ो, 300 में पूरा फोड़ो, आपका ऑप्शनल का प्रैक्टिस होगा क्योंकि अगले दिन ऑप्शनल है आपका, ठीक है। तो ये भी 10 नंबर का है। पर्यायवाची की बात है, ठीक है, तो पर्यायवाची पे मैंने बहुत बार कक्षाएं ली हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, 10 नंबर का ये है। और लास्ट में युग्मों को इस तरह प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ पता चल जाए, ठीक है, जैसे कोश, ठीक है, कोश मूलोदंड इनकम टैक्स का है ना। बाकी द्वीप क्या होता है, भवन क्या होता है, भुवन क्या होता है, श्वेत क्या होता है, स्वेद क्या होता है, सफेद या सुफेद है, इधर पसीना है, स्वेद है। तो इन सारे के अर्थ क्लियर करते हुए चलना है। 10 नंबर का ये। तो 6 प्रश्नों को देखा, चारों पार्टों को देखा और हमने समझा कि किस प्रकार का प्रश्न पता आता है। अब आ जाता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आपके लिए। देखिए, जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं या जो हिंदी को लेके बहुत एकदम क्लियर कट है, वो अब तक अपनी स्ट्रेटजी बना लिए होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बहुत ईगरली यहां पे इस पार्ट तक रुके हुए हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका तरीका क्या होना चाहिए, कहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, उसको समझ लीजिए जरा, ठीक है। देखिए, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो देखिए, वापस इसको खोल लेता हूं, यहां पे जो पहला वाला था, ठीक है। यहां पे देखिए, तो ये जो अपठित गद्यांश होता है, ठीक है, अपठित गद्यांश, ठीक है, इसको वापस यहां पे ले आता हूं जहां पे मैं लिख सकूं इसको, 1 मिनट यहां पर, ठीक है। जो प्रश्न पत्र 2 है, ठीक है, जहां पे अपठित गद्यांश है, इसमें पैसेज बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपने स्टेट का दिया हो, सेंटर का दिया हो, किसी भी एग्जामिनेशन को दिया हो, ये एक ऐसा पार्ट माना जाता है जिसको लेके स्टूडेंट बहुत श्योर होते हैं कि यार इसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि इनके प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश पैसेज में से निकालना होता है। एक बार अच्छे से आत्मचिंतन करके चैतन्य अवस्था में पढ़ जाइए, कोई दो राय ही नहीं है कि आपका अच्छा नंबर ना है। अच्छे से पढ़िए। और मैं ये मानता हूं कि इस अपठित गद्यांश में टोटल 5 प्रश्न हैं, इनमें से 5 में से अगर आपने 3 का भी बेहतर उत्तर दे दिया और अगर 5 का उत्तर दिया और लंप सम दिया तो 60 नंबर का है, तो 60 में से आप आराम से 30 से 35 ला सकते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट जिस पे आपको जाना है वो ये है। मैं क्यों कह रहा हूं इस पे जाना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यूं तो अगर आप हिंदी में प्रो होते तो मैं कहता कि अंतिम प्रश्न से शुरू करो, क्योंकि बहुत आसान होता है, छोटे छोटे नंबर को खत्म कर लो। लेकिन ये 60 नंबर का भी इसका ध्यान रखना है, बड़ा चंक है, ये बड़ा चंक है। तो पहले इस पे जाइए, क्योंकि जो अगर इसको अच्छे से कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपकी कॉल है कि आप क्या करना चाहते हो, आप निबंध वार्ना करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, जो प्रेसी राइटिंग है ना, जो प्रश्न तीसरा है, ठीक है, जिसमें सारांश संक्षेपण जो है, ठीक है, सारांश संक्षेपण में जाइए और बस मेरी एक राय मान लीजिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा। उसको पूरा पढ़िए, पूरी कहानी को पढ़िए, की पॉइंट्स, पूरा कहानी पढ़ते गए, की पॉइंट्स एक जगह नोट करते गए। यकीन मानिए, पूरी कहानी पढ़िए, आप उसके शब्दों को नहीं प्रयोग करेंगे तो भी आपका बेस्ट आएगा। पूरी स्टोरी को पढ़िए, एक ना एक आपको आइडिया लगेगा यार ये शायद ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, ये शायद एजुकेशन में कुछ सुधार की बात कर रहा है, ये शायद एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात कर रहा है। एक बार सोचिए उसके बारे में और अपने अंदर एक दिमाग में एक छवि बना लीजिए कि हम, ये कहानी है, इस कहानी में हमको इन शब्दों का प्रयोग करना है और सोचिए कैसे करना है, ठीक है। और फिर आप उसमें जाइए जहां पे बॉक्सेस हैं और उसमें शब्द लिखते जाइए। फिर से बता रहा हूं कि उसको देख के मत लिखिएगा, कीवर्ड बगल में लिख लीजिए। चाहे तो आप 10 मिनट का समय ले लीजिए, आप
200 शब्द कितना होता है? 200 शब्द अगर मैं कहूं तो एक पेज में मेरे 200 शब्द आ जाते हैं। इसमें तो जो पॉइंट होगा उसमें आपको देना होगा। दिमाग थोड़ा सा फोकस करो, रफ पेज में जाओ और रफ पेज में एक बार लिख लो उसको, ठीक है, कि क्या 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 है। अब बस उसको यहां पे ध्यान रखना कि हर एक ब्रैकेट में एक शब्द होना चाहिए, ये ध्यान रखना, बहुत कट्टम पिट्टम ना हो। तुम अगर पैराग्राफ को देख के, जैसे यहां पे देखो ना, यहाँ जो पैराग्राफ है इसको देख के, कहाँ गया, इसको देख के अगर आप इसको सारांश करोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो नंबर है, मतलब जो क्रम है, वो गलत हो सकता है। जैसे इसको देखो, यह बात ध्यान देने योग्य की है कि ईर्ष्या व्यक्ति के विशेष से होती है। यह नहीं होता कि किसी को ऐश्वर्य गुण या मान से संबंध देखा उसी से ईर्ष्या हो गई, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि सिर्फ इसकी बात देखा जाए तो ईर्ष्या का मुख्य कारण क्या होता है? व्यक्ति विशेष होता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ साथ उन पर भी अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। इसका मतलब कि यहां पे कंपैरिजन की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप क्या लिखोगे कि ईर्ष्या जब व्यक्ति विशेष से होती है उसका कारण अक्सर क्या होता है? कंपैरिजन, तुलना होती है, ठीक। यहां पे आ गया ये 3 लाइन, ये 4 लाइन का हमने एक में लिख दिया कि तुलना होती है, शॉर्ट हो गया। अगला क्या है? अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने साथ साथ जिन पर लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती। इसका मतलब क्या है कि जिनसे हमारा कंपैरिजन, जिनसे हमारा तुलना, या जो हमारे रास्ते में नहीं है उनसे हमारी ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वो हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं। अब इसको आपने सोच लिया, इसको लिख लिया है ना। काशी में रहने वाले किसी धनी को यूरोप के किसी धनी से सुन के ईर्ष्या नहीं होगी। जिनके साथ आप चल रहे हैं उनसे ही आपकी ईर्ष्या होगी, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होगी। अब यहां तक मैं सिर्फ एक लाइन अगर सिर्फ यहां पे तो लिखना चाहो तो आपको ईर्ष्या सिर्फ उनसे होती है जिनका आपसे सापेक्षिक संबंध होता है या जिनसे आपकी तुलना की जाती है, बस। इस पूरे पैराग्राफ को 2 लाइन में आप लिख सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार सोचो, हो सकता है कि हर लाइन के बाद एक नया इनपुट मिले। एक बार सोचो, अच्छे से देखो और फिर उसको लिखो। ये बहुत आसानी से आपका जो प्रश्न नंबर 3 है, ये बहुत आसानी से यहाँ पे एक मिनट, प्रश्न नंबर 3 जो है यहाँ पे, ये बहुत आसानी से जो सारांश संक्षेपण है बहुत आराम से टैकल हो जाएगा। ध्यान रखना 200 शब्द के अंदर इसको निपटाना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ध्यान रख लो इस बात का, ठीक। तो क्या है? सोचना है, थ्योरी जमानी है कि क्या करना है और उसको लिख देना है। इस बात के चक्कर में मत पड़ो कि उसमें जो शब्द लिखे हैं उनका ही इस्तेमाल करना है। उनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो, 10-12 शब्दों का, 20 शब्दों का कर लिया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अपने शब्दों को लिख सकते हो, क्योंकि कुल मिला के तुम भी उसी बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में वो बता रहा है, तो शॉर्ट कर लिया, लिख लिया उसको, ठीक है। तो इसका सारांश संक्षेपण 2 नंबर पे। अब 3 नंबर पे मुझसे पूछो क्या करना है। एक चीज अपनी कॉल आप लीजिए कि आप कितने अच्छे अनुवादक हैं। जैसे आप इंग्लिश को देख के हिंदी में कितना अच्छा सोच पाते हैं। मैं इस बात को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को यहां पे देख रहे हैं, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इंग्लिश भाषा में मजबूत होंगे। तो अगर आप आंग्ल भाषा में मजबूत हैं, इंग्लिश भाषा में मजबूत हैं, तो उस पैराग्राफ को पढ़िए, ठीक है, और सोचिए कि इसकी हिंदी क्या होगी, और फिर उसकी हिंदी लिख दीजिए, ठीक। उसकी हिंदी आप लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आप ये देखिए कि जो हिंदी का है, जो यहां पे है ना, यहां पे देखिए, लिख दीजिए, ये इंग्लिश वाला है। इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम द प्रेस हैज अ वाइटल रोल। हमारे लोकतांत्रिक समाज में जो मीडिया है उसका बड़ा रोल है, ठीक है। वाइटल का व्यापक या बड़ा रोल कर दिया आपने। While there has been large-scale expansion of the print and visual media in recent years, a focused approach to dealing with major societal and political issues has still to evolve. यद्यपि हमने देखा है कि बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है प्रिंट और विजुअल मीडिया के स्तर पे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि फोकस्ड अप्रोच है क्या, मेजर सोसाइटल, जो सामाजिक और राजनीतिक जो इश्यूज हैं या जो मुद्दे हैं उनसे डील करने की जो अप्रोच है उसमें अभी भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसमें अभी भी एक बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो ये इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि ये आपका फोर्टे है तो 3rd नंबर पे आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। 4th नंबर पे आप यहाँ पे आइए, ठीक है। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम, हिंदी लिटरेचर वाले हैं, वो 3rd नंबर पे इसको अप्रोच करेंगे, 4th नंबर पे उसको अप्रोच करेंगे। पढ़ लीजिए इसको, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग से ट्रांसलेशन करना, जितना आए उतना कर दो, जबरदस्ती मत करना। बस एक रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती का मत लिखना। नंबर कटने का कोई सेंस नहीं बनता, इसमें कटवाने का कोई सेंस नहीं बनता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आपने पहले कौन सा किया? पहले अपठित गद्य, फिर आपने प्रेसी राइटिंग, उसके बाद अनुवाद। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश से हिंदी वाला, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी से इंग्लिश वाला, फिर उसके बाद जो उसका अगला अनुवाद है, उसके बाद आप आ जाइए 100 नंबर वाले पॉइंट पे, यानी कि निबंध पे। और जितनी भी, ध्यान रखना, हिंदी में लिखना है इसमें निबंध, तो आपका अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदी माध्यम हो, प्रैक्टिस कर लेना।
ये 2-4 शब्दों को अच्छे से समझ लेना। 10 क्योंकि पिछले अगर 5-6 साल का देखोगे तो बहुत ज्यादा हमारे स्टडी IQ की वेबसाइट पे बहुत जगह पे तुमको निबंध का पेपर मिल जाएगा, मतलब इसका वाला अच्छे से देख लेना। बहुत कॉमन से टॉपिक आते हैं, 2-4 विषयों पे अच्छे से तैयार कर लो, दैट्स इट। और जो हिंदी माध्यम के उनके लिए तो गोल्ड माइन है, लिख डालो यार 600 नंबर में ऐसा लिख दो कि वो अभिभूत हो जाए, है ना। मतलब इतना ज्यादा तुमको पसंद करने लगे कि वो तुमको पर्सनली अप्रोच करे, हालांकि उसमें नाम होता नहीं, सिर्फ नंबर होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अपना द बेस्ट देना है यहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद ये, और लास्ट में, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ पे देख रहे हैं वो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो जिसका आता है उसको लिखो, जो नहीं आता है वो, जैसे गेहूं के साथ घुन का पिसना, अच्छे बुरे के साथ अच्छे भी पिस जाते, इसकी बात, या अच्छे का भी नुकसान होता है, लकीर का फकीर, एक ही बात पढ़े रहना, ठीक है। तो इस प्रकार की अपना उल्लू सीधे करना, अपना काम निकलवाना, ये जिसका अर्थ आपको आता है उसका अर्थ आप बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है कि वाक्यों को शुद्ध रूप, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती, अनेक अपने आप में बहुवचन है तो अनेकों लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार के करेक्शन आपको करना है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, नहीं, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, तो इस प्रकार के करेक्शन आपको करने हैं। यह काम आप पर निर्भर करता है, अब यहां पे क्या है कि यह काम आप पर निर्भर करता है, कई सारी चीजों को यह आप पर निर्भर करता है, शॉर्ट हो गया। तो बहुत सारे प्रकार के करेक्शंस होंगे। अब जो बात है कि अगर अगले कुछ दिनों में, क्योंकि आपका ये जो पेपर होगा ये होगा 30 तारीख को, है ना, 30 तारीख को हिंदी और अंग्रेजी का, और 31 तारीख को आपका ऑप्शनल का होगा। तो मैं किताबों पे बता दूंगा कि किन किताबों को आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो गले में बेड़ियां मतलब थोड़ा सा अलग सा है, पर चलो ठीक है। अब जैसे पर्यायवाची है, वृक्ष का, यमुना का, कपड़ा का, ठीक है, करपट, तमाम चीजें आप लिख देना इसका, है ना। और फिर यहाँ पे इसका तो मैंने बता दिया कि श्वेत, तो डिफरेंस जिसका आता हो बस उसको करो, और उसके बाद आप सीधे आ जाओ एक बार क्रॉस चेक में। अब समय मिल रहा है तो अनुवाद को बेहतर कर सकते हो, निबंध को बेहतर कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है तो जैसे अली का याद आ रहा है, अली का नहीं याद आ रहा, लिख दो यार, इतना लिख दो, ये तरीका अपना लो। मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत आराम से आप 150 नंबर के आसपास आ जाओगे। हमको तो 75 चाहिए ना। अब तुम 50 से घट के अगर तुम 100 पे भी आ जाओगे तो भी क्वालिफाई तो हुई। बस ये ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। 6 प्रश्नों को ऐसे टारगेटेड करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे पुस्तकें और रिसोर्सेस, तो पहली बात तो कि जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन हो, या वो आपका पेपर हो अमर उजाला या आज, जो हिंदी के बेसिकली पेपर है उनको, या हिंदी के अगर कोई आप ऑनलाइन पोर्टल को फॉलो करते हो तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे या एडिटोरियल जो होते हैं उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई नेक्स्ट वगैरह जो भी आपके आसपास आता हो उसको एक बार देख लीजिएगा। बुक्स की बात कर लें तो हरदेव बाहरी की एक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, हरदेव बाहरी की किताब है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक है वासुदेव नंदन पांडे की है शायद, ठीक है। इन 2 किताबों को आप देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ मत देखिए। इस वीडियो को ही देख के कॉन्फिडेंट हो जाइए, सब कुछ आपका सर्व हो जाएगा, ठीक है। तो राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करोगे, बिल्कुल डरना नहीं है। डर के आगे जीत है और उसके आगे यूपीएससी में रैंक है, वो रैंक लाते देखना चाहता हूं आपको। मिलते हैं आपसे यूपीएससी फेलिसिटेशन सेरेमनी में। ये मेरा हिंदी लिटरेचर का कोर्स जो अगस्त बैच है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो मेरे कोड यानी कि विकास लाइव कोड के साथ आप इस बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। विकास लाइव कोड से जुड़ सकते हो। हर महीने लगभग बैचेस आते हैं। आप इसे जुड़ना चाहते हो हिंदी लिटरेचर से तो यू आर मोर देन वेलकम। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पे अगर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जुड़ लो। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।